अग्नि की उड़ान, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की अनकही गाथा। क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटे से गांव का लड़का, जिसके पास कोई खास सुविधा नहीं थी, दुनिया के सबसे शक्तिशाली मिसाइल कार्यक्रमों का जनक कैसे बन गया? एक ऐसा इंसान जिसने अपनी सादगी और ज्ञान से करोड़ों दिलों पर राज किया और भारत को एक नई पहचान दी। आज हम एक ऐसी ही असाधारण यात्रा पे निकल रहे हैं, माइनस डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर के पन्नों से। ये सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं, यह आशा, दृढ़ संकल्प और अदम्य भावना की गाथा है जो हर भारतीय को प्रेरणा देती है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सपने देखना ही काफी नहीं, उन्हें हकीकत में बदलने के लिए आग जैसी ललक भी चाहिए। तो चलिए जानते हैं उस मिसाइल मैन की अनसुनी दास्तान जिसने भारत के सपनों को उड़ान दी। बचपन की नींव। रामेश्वरम से उड़ान की पहली चिंगारी। अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। यह एक छोटा सा तटीय शहर था जहां जीवन बहुत साधारण था। उनके पिता जैनुलाब्दीन एक नाव मालिक और इमाम थे और माँ असी अम्मा एक धर्मपरायण महिला थीं। उनका परिवार आर्थिक रूप से बहुत मजबूत नहीं था। कलाम साहब ने खुद लिखा है, मैं एक ऐसे मध्यम वर्गीय तमिल परिवार से आता हूँ जहाँ सभी मूलभूत सुविधाओं का अभाव था। एक बच्चा होने के नाते कलाम के अंदर सीखने और जानने की प्रबल इच्छा थी। वे सुबह जल्दी उठकर अखबार बांटने जाते थे ताकि कुछ पैसे कमा सकें और अपनी पढ़ाई का खर्च उठा सकें। उन्हें याद है कैसे उनके गणित के शिक्षक श्री सुब्रमण्यम अय्यर उन्हें घंटों तक पढ़ाते थे और कैसे उनके विज्ञान के शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्यम अय्यर ने उन्हें पक्षियों के उड़ने का सिद्धांत समझाया, जिसने उनके अंदर विज्ञान के प्रति गहरा रुझान पैदा किया। उनके शिक्षक हमेशा कहते थे, अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। ये शब्द उनके जीवन का आधार बन गए। रामेश्वरम में बिताया उनका बचपन उन्हें सादगी, ईमानदारी और कठोर परिश्रम के मूल्य सिखा गया। यह वही नींव थी जिस पर उनके भविष्य के सपने खड़े होने थे। सपने की राह, इंजीनियरिंग की तरफ पहला कदम। अपनी शुरुआती शिक्षा रामनाथपुरम के श्वार्ज हाई स्कूल में पूरी करने के बाद कलाम तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज गए और भौतिक विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की। लेकिन उनकी असली दिलचस्पी इंजीनियरिंग में थी। वे मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मिट में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना चाहते थे। यह एक महंगा कोर्स था और परिवार की आर्थिक स्थिति इसकी इजाजत नहीं देती थी। उस समय उनकी बड़ी बहन जोहरा उनके लिए एक फरिश्ता बनकर आईं। उन्होंने अपनी सोने की चूड़ियां गिरवी रखकर कलाम की फीस का इंतजाम किया। यह उनके लिए एक भावनात्मक क्षण था जिसने उन्हें और भी दृढ़ बना दिया कि वे अपनी बहन के त्याग को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। कलाम साहब ने इस घटना को अपनी किताब में बहुत मार्मिकता से याद किया है। MIT में उन्हें प्रोफेसर श्रीनिवासन जैसे महान गुरु मिले जिन्होंने उन्हें विमान डिजाइन के सिद्धांतों को गहराई से समझाया। एक बार प्रोफेसर ने उनके प्रोजेक्ट को अधूरा देखकर उन्हें डांटा और कहा कि अगर वे 3 दिन में उसे पूरा नहीं करते तो उनकी स्कॉलरशिप रद्द हो जाएगी। कलाम ने रात दिन एक करके बिना सोए उस प्रोजेक्ट को पूरा किया। इस घटना ने उन्हें समय प्रबंधन और समर्पण का महत्व सिखाया। यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था जहाँ उन्होंने अपनी क्षमताओं को पहचाना। संघर्ष और असफलता। IAF में रिजेक्शन से DRDO तक। MIT से पास होने के बाद कलाम के 2 सपने थे, एक पायलट बनना और दूसरा एरोनॉटिकल इंजीनियर। उन्होंने इंडियन एयरफोर्स IAF और डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन DTDP दोनों में इंटरव्यू दिए। IAF के इंटरव्यू में वे 9वें स्थान पर रहे, जबकि केवल 8 रिक्तियां थीं। उन्हें यह जानकर गहरा निराशा हुई कि वे पायलट नहीं बन सके। उनका यह सपना अधूरा रह गया। इस असफलता ने उन्हें तोड़ दिया था, लेकिन वे हिम्मत नहीं हारे। उन्होंने ऋषिकेश में स्वामी शिवानंद से मुलाकात की, जिन्होंने उन्हें जीवन के उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करने और अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखने की सलाह दी। स्वामी जी ने कहा, अपनी नियति को स्वीकार करो और आगे बढ़ो, तुम्हारी नियति कुछ और ही है। इस घटना के बाद कलाम ने DTDP में एक वैज्ञानिक के रूप में काम करना शुरू किया, जो बाद में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO का हिस्सा बन गया। यहाँ उन्हें भारत के पहले स्वदेशी होवरक्राफ्ट नंदी को डिजाइन करने का मौका मिला। यह उनके लिए एक शुरुआती सफलता थी जिसने उनके आत्मविश्वास को बढ़ाया। रॉकेट और मिसाइल का युग। ISRO और SLV-III। 1969 में डॉक्टर कलाम को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO में स्थानांतरित कर दिया गया। यहाँ उन्हें भारत के पहले सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-III परियोजना का प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाया गया। यह एक विशाल और जटिल परियोजना थी। टीम के पास सीमित संसाधन थे और उन्हें कई तकनीकी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। 1979 में SLV-III का पहला लॉन्च विफल रहा। रॉकेट बंगाल की खाड़ी में जा गिरा। ये पूरी टीम के लिए एक विशाल झटका था। कलाम साहब को प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब देने की जिम्मेदारी दी गई।
लेकिन उस समय के ISRO चेयरमैन प्रोफेसर सतीश धवन ने खुद जिम्मेदारी ली और प्रेस को संबोधित किया। उन्होंने कहा, हम निश्चित रूप से अगले साल सफल होंगे। उन्होंने कलाम और उनकी टीम पर पूरा भरोसा जताया। कलाम ने इस घटना से सीखा कि एक नेता को सफलता का श्रेय टीम को देना चाहिए और असफलता की जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए। इस असफलता के बावजूद टीम ने हार नहीं मानी। उन्होंने कमियों को दूर किया और ठीक 1 साल बाद 18 जुलाई 1980 को SLV-III ने सफलतापूर्वक रोहिणी उपग्रह को कक्षा में स्थापित कर दिया। यह भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक ऐतिहासिक क्षण था और डॉक्टर कलाम के करियर का एक सबसे बड़ा मोड़। इसने उन्हें मिसाइल मैन के रूप में पहचान दिलाई। मिसाइल मैन का उदय, IGM-DP और अग्नि पृथ्वी SLV-III की सफलता के बाद डॉक्टर कलाम को भारत के इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGM-DP का प्रमुख बनाया गया। यह भारत को मिसाइल प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भर बनाने का एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम था। इस परियोजना के तहत उन्होंने पृथ्वी और अग्नि जैसी स्वदेशी मिसाइलों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अग्नि मिसाइल का पहला लॉन्च 1989 में कई तकनीकी मुद्दों के कारण बार-बार स्थगित होता रहा। टीम को भारी दबाव का सामना करना पड़ा। कलाम साहब ने अपनी टीम को प्रेरित रखा और कहा, जब तक हम अपनी समस्या के हल के लिए संघर्ष करते रहेंगे, हम आगे बढ़ते रहेंगे। आखिर में अग्नि का सफल परीक्षण हुआ, जिसने भारत को उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल कर दिया जिनके पास अपनी बैलिस्टिक मिसाइल तकनीक थी। इन परियोजनाओं ने न केवल भारत की रक्षा क्षमताओं को मजबूत किया, बल्कि देश के युवा वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को भी प्रेरित किया। डॉक्टर कलाम ने हमेशा आत्मनिर्भरता और स्वदेशीकरण पर जोर दिया। राष्ट्रपति का पद, एक वैज्ञानिक का राष्ट्र निर्माण। वर्ष 2002 में डॉक्टर कलाम को भारत का 11वां राष्ट्रपति चुना गया। एक वैज्ञानिक का देश के सर्वोच्च पद पर आसीन होना अपने आप में एक असाधारण घटना थी। उन्होंने इस पद को जनता के राष्ट्रपति के रूप में देखा। उनका मानना था कि राष्ट्रपति भवन सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि ज्ञान और प्रेरणा का केंद्र होना चाहिए। उन्होंने युवाओं के साथ सीधे संवाद पर बहुत जोर दिया। वे देश भर के स्कूलों और कॉलेजों में जाते थे, छात्रों से मिलते थे और उन्हें बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करते थे। उनका एक प्रसिद्ध उद्धरण है, सपने वो नहीं होते जो आप नींद में देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। उन्होंने बच्चों में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के प्रति जुनून जगाया। उनके कार्यकाल में उन्होंने भारत को 2020 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने का विजन दिया, जिसे उन्होंने अपनी किताब इंडिया 2020 अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम में भी विस्तार से बताया था। वे लगातार ग्रामीण विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में सुधार के लिए काम करते रहे। उनका जीवन और उनका राष्ट्रपति पद देश के प्रति उनके अटूट समर्पण का प्रतीक था। विरासत और सीख, एक अमर प्रेरणा। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का निधन 27 जुलाई 2015 को हुआ, जब वे शिलांग में एक व्याख्यान दे रहे थे। उन्होंने अपनी आखिरी सांसें भी ज्ञान बांटते हुए ली। उनका जीवन हम सभी के लिए एक जीवित उदाहरण है कि कैसे एक व्यक्ति अपने दृढ़ संकल्प, कड़ी मेहनत और सकारात्मक दृष्टिकोण से किसी भी बाधा को पार कर सकता है। उनकी कहानी से हमें 2 महत्वपूर्ण सीख मिलती हैं। एक, ज्ञान की शक्ति। कलाम साहब ने जीवन भर ज्ञान प्राप्त किया और उसे बांटा। उन्होंने दिखाया कि शिक्षा और ज्ञान ही किसी भी व्यक्ति और राष्ट्र की प्रगति की कुंजी है। 2, दृढ़ता और लचीलापन। असफलताएं आती हैं, लेकिन उनसे सीखना और आगे बढ़ना ही असली हिम्मत है। IAF में रिजेक्शन से लेकर SLV-III की पहली विफलता तक उन्होंने हर चुनौती को एक अवसर में बदला। डॉक्टर कलाम ने एक ऐसा भारत देखा जहां हर युवा बड़े सपने देखे, जहां विज्ञान और नवाचार देश की प्रगति का आधार बने और जहां हर नागरिक आत्मनिर्भर हो। उनकी विंग्स ऑफ फायर सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि हर भारतीय के लिए आशा और प्रेरणा का एक खुला निमंत्रण है। ये हमें सिखाती है कि हमारे सपने कितने भी बड़े क्यों न हों, हम उन्हें अपनी मेहनत और विश्वास से हासिल कर सकते हैं। अगर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की ये अद्भुत कहानी ने आपको अंदर से हिला दिया है और आपके सपनों को नई उड़ान दी है, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारी अगली कहानी और भी ज्यादा रॉ और दमदार होगी। जरूर जुड़े रहिए और प्रेरणा का ये सफर जारी रखिए।